जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व उनकी सच्चाई इस लाइव सेशन के जरिए आप सबके सामने रखते हैं। तो आप सभी का फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पर बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो थोड़ा क्या है कि आज वाईफाई ख़राब है, अगर बीच में नेटवर्क टूटे तो बता दीजिएगा। हाँ, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, इतना कुछ लोग जुड़ जाएं। बाकी आज थोड़े हम सवाल जवाब ज़्यादा लेंगे। फिर भी आज का हमने टॉपिक रखा है भी 2 नंबर के धंधे में भी घपला, मतलब बेईमानी का काम कर रहे हैं और बेईमानी के काम में भी घपला चल रहा है। और घपला कैसा है वो आपके सामने थोड़ी चर्चा कर लेंगे, जितना हमें समझ में है कल को आपको भी आ जाएगा। ये कुछ लोग जुड़ जाएं, इतना शुरुआत में 2-3 सवाल ले लेते हैं, इतना फिर लोग जुड़ जाएंगे। तो कोई सवाल आपका हो, और बीच में एक पोस्ट हमने डाला था उसको लेकर, नाम चर्चा घरों को लेकर, नाम चर्चा घरों को लेकर क्या खींचतान चलनी शुरू हुई है, उसको लेकर भी कुछ लोगों ने बोला भी पंजाब के नाम चर्चा घरों में आज पुलिस अलग अलग नाम चर्चा घरों में आई है। तो ये भी जानकारी है कि अलग अलग नाम चर्चा घरों में पुलिस आई है, और बाकायदा जो 45 मेंबर हैं या जो मेन जिम्मेवार अपने आप को कहलाते हैं वो लोग पुलिस को लेकर आए थे पंजाब के नाम चर्चा घरों में। तो ये भी जानकारी है। एक आवाज़, तो एक प्रदीप कलेर का कोई नाम आ रहा है। प्रदीप कलेर को लेकर इशू है कि वो उसका नाम बदल दिया, उसके पिता का नाम रिकॉर्ड से बदल दिया। आवाज़ क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हैं? आवाज़ एक बार चेक कर ले, आवाज़ आपको समझ में आ रही हो? क्योंकि गर्मी है ज़्यादा और एसी बंद करना इस समय तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। हाँ, नए वचन बहुत सारे आए हैं। एक ये बात भी हम डिस्कस करेंगे कि 5,000 रुपये का कोई प्रसाद दिया जा रहा है। कोई संजय 45 मेंबर है, कंझावला कोई जगह है, तो दिल्ली में उस जगह पे कोई मीटिंग हुई थी इनकी, वहाँ पे बोला गया भी सुनारिया से प्रसाद 5,000 रुपये का। कोई संजय 45 मेंबर है। और इसके अलावा हाँ, बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा एसी का शोर है जी, ये बिल्कुल नज़दीक सिर पे लगा है मेरे, इसलिए आवाज़ आ जाती है। और विंडो एसी है, इसकी आवाज़ आ जाती है, तो वो बंद नहीं हो सकता। इस समय गर्मी बहुत है। तो ठीक है, थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, आपको वैसे समझ आ जाएगा, माइक लगा है मेरे, थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं। तो उसके अलावा क्या बात चल रही थी, चलिए हम हाँ, कंझावला कोई जगह है दिल्ली में, वहाँ की मीटिंग में कोई प्रसाद को लेकर चर्चा हुई है। फिर एक ऑडियो आज वायरल हुआ है, किसी हनुमानगढ़ का कोई सत्संगी है, वो किसी और सत्संगी को फ़ोन पे धमका रहा है। अभी चांदी के सिक्के के लेकर इसने कोई सवाल पूछ लिया होगा, मैं चांदी का सिक्का दिया जा रहा है, कोई सुनारिया से आया है। तो ये एक इशू भी सामने आया निकल के। हाँ, तो ये कई टॉपिक्स हैं, हम एक एक करके लेंगे, जो मैं भूल जाऊँ आप याद करा दीजिएगा। और एक और जानकारी आपको देते हैं, संडे को यूजुअली हम आपके साथ कोई ना कोई व्यक्ति अपने साथ रखते हैं संडे को। आज क्या था, अभी आज रख नहीं पाए, सही बताएं तो कोई मिला ही नहीं। जिनको बोला था वो बिज़ी हो गए, तो दूसरा कुछ इग्नोर कर गए, सही बताएं तो। बस जो भी समझ लीजिए भी आज हो नहीं पाया। नेक्स्ट संडे कोशिश करेंगे किसी को ले लें। नेक्स्ट संडे हो सकता है लाइव ना भी कर पाएँ, क्योंकि थोड़ा घर के काम से बिज़ी रहेंगे, शायद कुछ कह नहीं सकते जी। तो शुरुआत हम करें, जो भी कल एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आया, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ बताएं कि हमें एक चीज़ की बड़ी खुशी थी, और वो खुशी ये कि अब साध संगत की जागरूकता कैसी है ना, कोशिश थोड़ा सा भी असर दिखा पाई है। तो
उस असर का मतलब कोशिश की जो असर हुआ है वो अच्छा लगता है। तो अब हमने कोशिश की तो कल एक डॉक्यूमेंट किसी के हाथ लगा और उस डॉक्यूमेंट के अंदर 20 जुलाई 2021 फरीदकोट कोर्ट का वो पंजाबी में लिखा डॉक्यूमेंट था और उसमें प्रदीप कलेर के फादर का नाम बदल दिया गया। उसमें चांदीराम कलेर निवासी कलायत ज़िला कैथल, तो ये नाम लिखा गया। जब इस बात की पड़ताल करी तो उससे पहले जो खुशी इस बात की थी कि जब तक ये बात मेरे तक पहुंची उससे पहले सरकार तक पहुंचा दी गई। मतलब जितने भी सत्संगियों को ये मिली आपस में, उन्होंने अपनी सूझबूझ से इसकी शिकायत सरकार तक पहुंचाई, सब कुछ किया। माइक यूज़ कर रहा हूँ जी मैं, माइक लगी हुई है। दीपक सैनी जी बार बार मत लेंगे, डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं कमेंट्स हटा देता हूँ। समझ आ रही है तो आप ईयरफोन लगा लें मेरी बात। अब मैं एसी बंद नहीं कर सकता इस समय में, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बरसात होकर हटी है और धूप निकल गई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जी। तो क्या है कि उसके बाद लोगों ने अपने आप ही कमेंट्स किया, अपने आप ही कमेंट्स कह रहा हूँ, अपने आप ही कंप्लेंट फाइल की सारी जगह कि ये करेक्ट होना चाहिए, ये गलत लिख दिया गया है, फिर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जाएगा, ये सब कुछ है। पहले प्रदीप गोयल नाम के व्यक्ति का एक मसला आया था, कोई उदयपुर का प्रदीप गोयल था, उसको पंचकुला दंगे में भी प्रदीप कलेर की जगह फंसा दिया गया और वो आज तक केस भुगत रहा है। उसके साथ कितना टॉर्चर हुआ, वो आज भी अपना इलाज करवा रहा है, ये सब कुछ है, और कितना परेशान वो हुआ है, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद जब प्रदीप गोयल का वो मसला समझ में आया, फिर समझ में आया भी कैसे प्रदीप गोयल के नाम से डेरे के अंदर इश्तेहार लग जाते हैं, भी उसको बठिंडा पुलिस ढूंढ रही है या वो वाली पुलिस ढूंढ रही है अभी बरगाड़ी मसले में। बाद में प्रदीप गोयल का एक वीडियो लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजीव झा जी, अवतार जी सब मिलके, मैन वीरपाल और मिलके सब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वीडियो को जारी करते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि प्रदीप गोयल को फंसाया जा रहा है बरगाड़ी मसले में। ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई। इसके बाद अब एक नया इशू आया कि चालान के अंदर ये सब हुआ। अब इस सब में जो चीज़ें और निकल के सामने आई आगे पड़ताल के बाद भी, आखिर ये चांदीराम ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो हमने जो पता किया भी उसी गांव के निवासी हैं। चांदीराम एक पुराने 45 मेंबर हैं जो प्रदीप कलेर से भी, प्रदीप कलेर के फादर हैं जो एक्चुअल साधु राम, उनसे भी पुराने 45 मेंबर हैं। इनकी आपस में शायद कोई थोड़ी बहुत रिश्तेदारी भी लगती है हुई, तो पुराने 45 मेंबर हैं, उनका नाम इसमें डाल दिया। और पड़ताल में ये भी चीज़ सामने आई कि पहले भी ये मसला लगभग 1-1.25 साल पहले खड़ा हुआ था। जब ये 1-1.25 साल पहले जब चांदीराम जी से पूछताछ पंजाब पुलिस ने की थी, उस टाइम भी पंजाब पुलिस का ये रिकॉर्ड करेक्ट करवाया गया था कि भाई ये नाम चांदीराम नहीं है, साधु राम है उसमें, जो जानकारी हमें मिल पाई है उसमें। लेकिन बावजूद इसके 1.25 साल बाद भी या साल जितने बाद भी, साल बाद भी आज भी अगर वहाँ रिकॉर्ड में चांदीराम है, इसका मतलब एसआईटी तो बदल रही है लेकिन उसका काम करने का रवैया वही है। मतलब कुल मिला के ये तो तय है कि प्रदीप कलेर की जगह किसी निर्दोष आदमी को फंसाने की पूर्णतः तैयारी की जा रही है। एक निर्दोष आदमी को फंसाने की, किसी भी निर्दोष आदमी को प्रदीप कलेर की जगह फंसाने की पूर्णतः तैयारी है। अब सवाल ये है कि जब एम्स में पिताजी आए और एम्स में पिताजी के होते हुए बाहर, जब एम्स के बाहर सीपी अरोड़ा के साथ प्रदीप कलेर को देखा गया, तो अब कुछ चीज़ें हमें समझ में आई भी एंडोस्कोपी करवाई क्यों गई। तो हमने जितनी जानकारी जुटाई है भी, आपने कभी पिताजी को सत्संग करते सुना हो तो सत्संग में पिताजी अक्सर बताते थे भी एक नशेड़ी था, वो 70-80 नॉर्फिन फोर्टविन के इंजेक्शन लेता था, एक बहुत ज़्यादा नशा करने वाला व्यक्ति था, उसका डेरे में नशा छुड़वाया गया था। और उस टाइम पिताजी ये बात भी बताते हैं भी एक नॉर्फिन फोर्टविन का इंजेक्शन अगर एक सेहतमंद आदमी को, जिसने पहले कभी ना लिया हो, अगर उसको दे दिया जाए तो उसकी मौत तक हो सकती है।
तो ये चीज़ हमें मेडिकल तौर पे आपको बताऊं कि जब एंडोस्कोपी की जाती है तो कुछ हद तक फोर्टविन का इंजेक्शन दिया जाता है। फोर्टविन का इंजेक्शन या नॉर्फिन फोर्टविन का पेन किलर के तौर पे इंजेक्शन दिया जाता है, और वो जिसको जो रूटीन में ना जो लेता हो उसको उसका नशा भी हो जाता है। तो जिस तरह संजीव झा जी ने पिछली बार बताया, अभी उन्होंने देखा अभी पिताजी को एक आदमी पकड़ के ले जा रहा था, उनको सपोर्ट देनी पड़ रही थी, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। इट मीन्स ये मान लें कि उनको हो सकता है एंडोस्कोपी के लिए पिताजी को नॉर्फिन या फोर्टविन में से कोई इंजेक्शन दिया गया हो, और ये सब है। लेकिन बावजूद इसके एक चीज़ आपको समझनी चाहिए भी, जब एंडोस्कोपी की ज़रूरत थी भी या नहीं थी, मतलब एक ऐसा प्रोसीजर जिसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, बावजूद इसके उसको वो इंजेक्शन पिताजी को दिया गया बावजूद इसके। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझने की, प्रदीप कलेर को का एम्स में आना, वहाँ पिताजी को एक ऐसा इंजेक्शन देना जो जिससे नशा हो सकता हो, तो क्या ये मान के चले भी कुछ मिली जुली चीज़ें हैं, चलो जो भी हैं, लेकिन प्रदीप कलेर की वहाँ प्रेजेंस क्या वास्तव में कोई एक डील थी जो तरीके से जिसमें पिताजी सहमत नहीं थे और उनको नशे का इंजेक्शन देना ज़रूरी था वहाँ पे। हालांकि बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं सोच प्रैक्टिकली, कल्पना में कुछ भी कर लो, क्योंकि जब साजिश होती तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। गिरने वाला इंसान किस हद तक गिर जाए कोई पता नहीं। पैसा बहुत कुछ करा देता है, पैसा तो हज़ारों करोड़ की डील करा देता है, तो ये तो फिर सस्ता काम लगता है। अब मसला ये कि प्रदीप कलेर के फादर का नाम बदलने क्यों पड़ा, और बदलने की जगह चांदीराम कलेर ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ निकल के समझ में आ गई कि जब हम अप्रैल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा प्रदीप कलेर का पूरा एड्रेस, नाम, पता सब दे दिया गया था, पुलिस को भी दे दिया गया था ये चीज़, बावजूद इसके पुलिस जानबूझ के गलत एड्रेस कोर्ट में क्यों दाखिल करेगी। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये इंटरनल मिली भगत हो भी सकती है, हो सकता हो पुलिस से गलती हो गई हो, या फिर कई बार क्या होता है कि ऊपर के अधिकारी तो समझदार होते हैं, नीचे वाले अधिकारी जो होते हैं जिन्होंने कागज़ तैयार करने होते हैं वो लापरवाह होते हैं, वो ऐसा कुछ कर दें। कुल मिला के इतना है कि ये बात तो क्लियर है कि प्रदीप कलेर को कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा शख्स है जो बड़े स्केल पे कि प्रदीप कलेर को बचाने की कोशिश कर रहा है इस मसले में, जबकि बाकी जो दो आरोपी हैं बरेटा और हर्ष धूरी, उसको लेके कोई ऐसी कोई चर्चा कहीं भी नहीं आती, उनका सारा रिकॉर्ड सही चल रहा है। सिर्फ इसी व्यक्ति को लेके जो चर्चा है, क्योंकि एक अनुमान ये भी है कि राजनीतिक विंग का हेड है तो बड़ा ऊपर राजनीतिक समीकरण भी होंगे, इसमें कुछ ना कुछ पंजाब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है उसके समीकरण भी होंगे। तो कहने का मतलब ये भी क्या, अब एडम ब्लॉक अपने ही 45 मेंबर की बलि चढ़ाने लगा है, अपने ही एक आदमी को बचाने के लिए, या अपने अपराधों को या अपने पाप को छुपाने के लिए, क्या अपने ही 45 मेंबर की बलि चढ़ा देगा जो उनसे भी पुराना सेवादार है। और हालांकि आपको मैं चांदीराम जी के बारे में जितना मुझे जानकारी है, मेरी कोई उनसे सिर्फ एक ही बार इंटरेक्शन हुई है, जब हम उत्तराखंड के अंदर गए थे। आपको याद हो केदारनाथ के अंदर एक बाढ़ आई थी 2013 या 14 में शायद, उस टाइम उत्तराखंड में एक टीम गई थी, मेडिकल की टीम, और उस टीम के साथ उस टीम के जो इंचार्ज थे वो चांदीराम जी थे, और उस टीम के साथ मेडिकल की जो टीम थी उसमें मैं भी गया था। तो वो टीम जो गई थी उसका मैं साथी था, तो वहाँ मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ था, और उसके बाद मेरा कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो उनका नेतृत्व मैंने देखा है वहाँ पे साथ संगत सेवादारों का सेवा करवाने का, वो अच्छा था। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे कांटेक्ट करने की, मेरी किसी तरह उनसे बातचीत हो, लेकिन मेरे को कोई अभी उतनी बातचीत उनसे हो नहीं पा रही है। तो ये चीज़ है। अब समझना ये है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस बात को समझना है कि जब कहना वो बंदरिया की मौत आती है तो फिर वो अपनी बच्चे को भी नीचे पैर के दबा लेती है। तो अब जब एडम ब्लॉक जो पिताजी का वफादार नहीं है, वो अपने 45 मेंबरों का भी नहीं है, जब उनको अपने किसी खास आदमी को या अपना अपराध छुपाना है, वो अपने ही किसी पुराने 45 मेंबर को बलि का बकरा भी बना सकता है, चाहे वो कितना ही पुराना सेवादार हो। और जितने लोग पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं, तो
नरदीप सिंह जी लिख रहे हैं चांदीराम भी मिला लगता है साजिश में। नहीं जी, चांदीराम मिला नहीं है, क्योंकि चांदीराम जी का कोई रोल नहीं है जितना मुझे पता है। और अगर कोई साजिश में मिला हुआ होगा तो फिर वो प्रदीप लिखवाएगा ही क्यों अपना नाम, असली नाम क्यों बदला जाएगा रिकॉर्ड से। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। बाकी ये चीज़ हमें समझ में आती है कि अब जब अपने पे आएगी तो वो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। जो पिताजी के वफ़ादार नहीं है वो संगत आम आदमी के वफ़ादार भी नहीं है। तो हमने यही टाइटल लिखा ना कि बेईमानी के धंधे में भी बेईमानी, मतलब उसमें भी बेईमानी है। जो बेईमानी का काम कर रहे हो उसमें भी बेईमानी कर रहे हो, उसमें भी मतलब अपने ही लोगों को फंसा रहे हो। तो ये चीज़ हम आपको समझनी चाहिए भी। आप जब भी कुछ लोग ये चीज़ों को समझें कि अपनी गाड़ी, जो हम आपको बार बार बताएं भी, अपनी जो गाड़ी है आपकी, वो गाड़ी कभी किसी को ना दिया करें। और अपना जो वेपन है, जैसे आपके पास, कईयों के पास क्या होता है पहले, अभी तो मालूम नहीं, लेकिन पहले डेरे में क्या होता था भी, बहुत से लोग रिटायर्ड फौजी होते हैं, बहुत से लोग रिटायर्ड पुलिस वाले होते हैं थोड़े, उनको क्या होता है आर्म लाइसेंस मिला होता है। और आर्म लाइसेंस उनके, रिटायरमेंट तो हो जाती है लेकिन आर्म लाइसेंस उनके पास रह जाता है, वो उसे रिन्यू करवाते रहते हैं। उस आर्म लाइसेंस में के ऊपर वो वेपन ले लेते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत होती नहीं है वेपन की। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कई बार सेवा के तौर पे अपना वेपन डेरे रखवा देते हैं भी, चलो पहरेदारी में वेपन लेके कोई व्यक्ति ज़मीन का पहरेदारी करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो ऐसे में अगर आप, जो लोग सुन रहे हैं या जिन तक आप बात पहुंचा सकते हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना लाइसेंसी वेपन, हथियार, असला जिसके कहते हैं, अगर डेरे में दे रखा है सेवा के तौर पे भी, पहरेदारी के तौर पे, तो आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। क्योंकि एक जानकारी ये भी आती है कि एक वेपन के डुप्लीकेट वेपन भी बन जाते हैं, और आप ही के लाइसेंस का डुप्लीकेट वेपन भी चल रहा होगा। और वो डुप्लीकेट वेपन, एक वेपन का कितने डुप्लीकेट वेपन तैयार करके नंबर चढ़ाना है वही सेम, तो वो नंबर कोई आजकल उत्तर प्रदेश तो माहिर है ऐसी जगहों में, तो ये काम भी हो जाता है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं भी, आपका वेपन, आपकी गाड़ी, और आपको ना पता हो भी आप किस वजह से किस जगह पे पहरा दे रहे हैं और किस काम के लिए पहरा दे रहे हैं। तो मैंने सुना है चांदीराम प्रदीप का भाई है। नहीं जी, चांदीराम प्रदीप का भाई नहीं है। प्रदीप कलेर के दादाजी और चांदीराम के दादाजी आपस में भाई हैं। ओ सॉरी, चांदीराम के फादर प्रदीप कलेर के दादाजी आपस में भाई हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब आगे आपको समझना है कि आपका कहीं मिसयूज़ ना हो। ये तो एक टॉपिक है जो बरगाड़ी मसले से लेके एक नई अपडेट हमारे सामने है। हालांकि जिनका हमारा मसला नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, क्योंकि क्या है कि वो बदनाम करते हैं पिताजी को, नाम पिताजी का उछालते हैं, जबकि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां एक पूरी की पूरी कम्युनिटी इस केस से मतलब आहत है, दुखी है, वहाँ पे एक तरफ तो दिखाया जाता है भी सभी डेरे के दुश्मन हैं, बावजूद इसके इतने बड़े बड़े केसों में भी किस तरह से मैनिपुलेशन चल जाती है, वो भी तब जब आपको ये दिखता है कि सोसाइटी के लेवल पे भी सारी गवर्नमेंट आपकी दुश्मन है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब अगला टॉपिक हम जो लें वो ये कि एक तो प्रसाद को लेके, क्योंकि अब क्या है कि एक चीज़ और निकल के सामने आई भी। थोड़े दिन पहले एक मैसेज उन्होंने दिया, प्रेस नोट निकाल के, एक नोटिस निकाल के कि ये दो PR नैन और पुष्पा ही ऑफिशियल डील करेंगे। उन्होंने अपने फ़ोन नंबर दिए। तो अब क्या है कि कंझावला में संजय 45 नंबर की सुनने में आती भी, उसने बोला भी 5000 रुपये में सुना जाएगा प्रसाद, कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। तो ये चीज़ सुनने में आई। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने डॉक्टर PR नैन को और पुष्पा को कॉल करना शुरू किया कि भैया ये तुम्हारा बंदा ऐसे कैसे बोल रहा है 5000 रुपये में प्रसाद आएगा। उन्होंने मना कर दिया भी ऐसा कोई प्रसाद नहीं आया है। तो इससे एक और बात निकल के सामने आई भी, स्थानीय 45 मेंबर, हो सकता है कि फ़ोन पे वो ना बोल सकते हो, एडम ब्लॉक से ही आदेश हो पैसा इकट्ठा करने का, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है भी स्थानीय 45 मेंबर अभी धंधा समझ चुके हैं, उनको पता है भी एडम ब्लॉक से कभी कोई वेरीफाई करता ही नहीं है,
तो अपने लेवल पे जो मर्ज़ी बना के दे दो, पर पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो ये भी संभव है भी 45 नंबर स्थानीय लेवल पे आपसे पैसा ऐंठने के लिए एडम ब्लॉक के नाम पे कोई भी बहानेबाजी कर दें। और दूसरा क्या है भी आजकल आपको ये कहा जाएगा हर जगह, क्योंकि 3-4 जगहों से ये बात सुनने में आई कि आप एडम ब्लॉक आ जाओ जी, आपको एडम ब्लॉक में सारी बात क्लियर करवा देंगे। अब एडम ब्लॉक जाएं आप तो किसके पास जाएं? एडम ब्लॉक में ना तो चेयरपर्सन है, ना ही सीनियर वाइस चेयरपर्सन है। उनके बाद जो तीसरे और चौथे रैंक का व्यक्ति है वो वहाँ पे बैठा है। अब वो बोलते हैं भी पहले 2 रैंक के आदमी तो आपने निकाल दिए। अब एक आदमी मतलब विपासना चावला सारी मैनेजमेंट की हेड है। अब मैनेजमेंट की हेड वो खुद है, उसके पास तो पावर होनी चाहिए, वो किसी को भी निकाल सकती है। उसको निकालने की पावर तो किसी के पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि विपासना चावला का मैनेजमेंट पे होल्ड है ही नहीं, मैनेजमेंट उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। इसका मतलब विपासना चावला प्रबंधक होने के बावजूद एक कठपुतली की तरह है, और जब उसको लगा कि वो और ज़्यादा उस कठपुतली में नहीं नाच सकती उंगलियों पे किसी की, तो उसने छोड़ दिया। इसी तरह शोभा गोरा को भी एक दिन समझ में आ गई भी मैं नहीं नाच पाऊँगी इतना ज़्यादा, उसने भी छोड़ दिया। इसका मतलब जो लोग अपने जो मैनेजमेंट डेरे की अपनी ही चेयरपर्सन और अपनी ही सीनियर वाइस चेयरपर्सन की नहीं सुनते या उनकी चलने नहीं देते, उनके लिए साथ संगत के तो कोई मायने ही नहीं है कि वो साथ संगत की चलने दे देंगे। तो ये चीज़ आपको कॉमन तौर पे समझनी है कि अगर आपको कोई व्यक्ति कहे भी एडम ब्लॉक में चलो जी दीदी से बात करा देंगे, तो आप उनके सामने रखो कि हमें विपासना चावला और शोभा गोरा को सामने बिठाओ और बताओ कि भी ये क्या है, भी क्या चल रहा है। वो अपने स्टैंड पे क्लियर करें भी आप मैनेजमेंट को क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो या फिर आपने ये क्यों छोड़ दिया। और दूसरा एक चांदी के सिक्कों को लेकर भी बात आई है, भी कुछ चांदी के सिक्के आए हैं, तो वो उसका भी खंडन हालांकि एडम ब्लॉक ने फ़ोन पे कर दिया है। लेकिन उसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ है और उस ऑडियो में एक आदमी दूसरे आदमी को धमकी दे रहा है कि तूने फ़ोन कैसे किया वगैरह वगैरह, डेरे में आ तेरे को देख लेंगे। तो वो आदमी जो है वो हनुमानगढ़ का बताया जा रहा है, नाम है अभी किसी ने लिखा भी था, मैं नाम भूल गया, वो नाम दोबारा लिख देंगे अगर किसी को ध्यान हो। तो वो आदमी का बताया जा रहा है, उसकी आवाज़ पहचान में आई भी हनुमानगढ़ का कोई जिला स्तर का सेवादार है, जिम्मेदार है, और उसका वो एडम ब्लॉक का बहुत ख़ास है और हनुमानगढ़ से सारे पैसे जो संगत से इकट्ठे करके वही देता है। और इतनी भी जानकारी है कि वो गुटखे का सेवन भी करता है, गुटखा खाता है, बावजूद इसके उसको जिम्मेदार बनाया गया। और जब उसे जिम्मेवार बनाया गया था तब संगत ने विरोध किया था भी ये गुटखा खाता है इसलिए इसको जिम्मेवार ना बनाया जाए। उस टाइम तो उसने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन बनने के बाद वो फिर गुटखा खाने लग गया, ऐसी स्थानीय साध संगत का कहना है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए भी ना तो सुनारिया से कोई प्रसाद आया 5000 रुपये वाला, ना ही कोई ऐसा सिक्का है चांदी का जो आया है, और ना ही कोई ऐसी अलग चीज़ है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें और सतर्क रहें। अब आपके पास PR नैन और पुष्पा के नंबर हैं, कोई भी आपके सामने किसी भी तरह की बात है डायरेक्ट फ़ोन करके पूछें, कोई भी है। और दूसरा अगर आपको बोलें भी आपको सफाई देंगे भी, जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले सवाल उठाते हैं उसकी सफाई देंगे, तो उनको बोलना भी ये सफाई विपासना चावला खुद दे भी। जो मैनेजमेंट अपने ही प्रबंधक को ज़बरदस्ती डेरे से निकलने पे मजबूर कर सकती है, वो मैनेजमेंट साथ संगत के लिए वफादारी से काम कर रही होगी, इस बात पे यकीन करना मुश्किल है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के आगे बढ़ें। इसके बाद कोई टॉपिक जो शुरुआत में हमने लिए थे, टॉपिक एक था कि नामचर्चा घरों को लेकर। अभी क्या है कि हर नामचर्चा घरों में अलग अलग तरीके से एक चीज़ चल पड़ी है कि जगह जगह हर क्या हो रखा है अभी नामचर्चा घरों में। हाँ, ये सुरेश मरीजा हैं हनुमानगढ़ से जिनकी बात हो रही थी, शायद यही हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, पर जिन्होंने पहचानी है आवाज़ वो बता रहे हैं। और उसके बाद अगली जो बात है वो है नामचर्चा घरों को लेके। क्या है कि अचानक से नामचर्चा घरों को लेके हर जगह पे एक चीज़ें आ रही हैं कि नामचर्चा घरों में के कागज़ जो हैं वो एडम ब्लॉक मांगने लगा है सबसे। नामचर्चा घरों के कागज़ भी एडम ब्लॉक कह रहे हैं भी सारे अपने अपने कागज़ दिखाओ कि हमें उसमें अमेंडमेंट करनी है या थोड़ा चेंज करना है या कोई कमेटी अपॉइंट करनी है। उसमें क्या है कि नामचर्चा घर में प्रॉब्लम क्या है, नामचर्चा घरों में स्थानीय साध संगत ने अपना पैसा बहुत लगाया हुआ है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अपना डेरा 2 तरह से चलता है। एक तो हर जगह डेरे बने हैं, एक है नामचर्चा घर।
डेरा और नाम चर्चा घर में फ़र्क क्या है कि जो डेरा है, डेरे के अंदर तेरावास बनाया जाता है। डेरे के अंदर क्या होता है, तेरावास बनाया जाता है, और जहाँ पे पिताजी रुक सकते हैं वो पिताजी के रहने का स्थान होता है। और आपको जानकारी दे दें कि जहाँ भी डेरा है वहाँ पे जो तेरावास बनाया गया, उस तेरावास में या तो तख्त पोश होता है या एक सीमेंटेड बेड होता है, क्योंकि पिताजी पर्सनल लेवल पे एक साधु का जीवन ही जीते हैं। वो ऐसा नहीं है कि लग्जरी बेड पे रहते हैं। लेकिन जो नामदर्चा घर बनाए गए हैं, नामदर्चा घरों में क्योंकि पिताजी अक्सर रुकते नहीं हैं कभी भी, किसी नामदर्चा घरों में पिताजी गए हैं मूर्त करने, लेकिन ज़्यादातर रुकते नहीं हैं। अब नामदर्चा घरों में क्या होता है, तेरावास की तर्ज पे 45 नंबर आपको बोलते हैं भी एक कमरा बना लो जी, उसमें डबल बेड लगा लो, उसमें एसी लगवा दो, उसमें सब कुछ करवा दो। तो ये सब कुछ क्या करते हैं, वो जो लग्जरी फैसिलिटी डेरे में, तो क्योंकि पिताजी तेरावास बनवाते हैं वहाँ तो होता है बिल्कुल सिंपल, एक तख्त पोश है या सीमेंटेड चबूतरा होता है, उसी पे वो बेड बनाता है, उसी का ही बेड पिताजी यूज़ करते हैं। लेकिन नामचर्चा घरों में क्या होता है भी, लग्जरी बनाने के नाम पे संगत, लोकल संगत पैसा लगाती चली जाती है। वहाँ पे एयर कंडीशन वाले कमरे बना लेंगे, शेड डाल के नीचे बढ़िया डाउन सीलिंग करा लो, बढ़िया बैनर लगा लो, सब कुछ करा लो। तो नामचर्चा घर लोगों को क्या, स्थानीय संगत के लिए अपना लोकल एक तरह से घर होता है, वो इसलिए शौक़ से उसे तैयार करते हैं। लेकिन क्या है कि उसमें ये कोई गौर नहीं करता भी वो नामचर्चा घर की ज़मीन किसके नाम पे है। क्योंकि ऐसा ही एक बार हुआ था, चंडीगढ़ का जो नामचर्चा घर है वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे था जिसने बाद में कानूनी तौर पे क्लेम करके उसे हथिया लिया था, इसलिए चंडीगढ़ ब्लॉक को नया नामचर्चा घर बनाना पड़ा था। कंसल में था पहले, अब उनका मेरे ख्याल खुड्डा अली शेर ऐसा कुछ जगह पे है। तो ऐसे अब क्या हो रहा है, अब दोबारा से कुछ लोगों ने उसमें बड़ी समझदारी से इस चीज़ को रखा हुआ है। कई नामचर्चा घर डेरे के नाम पे ही हैं, लेकिन कुछ नामचर्चा घर ऐसे हैं जिसमें अलग रजिस्ट्री किसी आदमी के नाम पे है, पावर ऑफ अटर्नी किसी आदमी के नाम पे है, और बिजली का बिल किसी आदमी के नाम पे आता है, हाउस टैक्स कोई और भरता है। मतलब इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। ये लोकल संगत ने इसीलिए कर रखा है भी कोई उसमें जल्दी जल्दी ऐसे अपनी मनमर्जी ना चला सके। तो अब क्या है, नामचर्चा घरों में जो एयर कंडीशन कमरे बनते हैं और एयर कंडीशन कमरों में जो लग्जरी बेड फैसिलिटीज़ लगाई जाती हैं, वास्तव में वो फैसिलिटीज़ इस्तेमाल 45 मेंबर करते हैं। वो फैसिलिटीज़ जो डेरे से जाने वाले प्रबंधक हैं या 45 मेंबर हैं, वो उन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, वो उन्होंने अपने स्थानीय अड्डे बना रखे हैं एक तरह से भी, कोई भी 2 नंबर की मीटिंग करनी है, कुछ करनी है, नाम की चर्चा थोड़ी करने आते हैं वहाँ। तो पैसे की चर्चा, कंपनी का सामान बेचना है, अखबार बेचना है, पत्रिका बेचनी है, सच्ची शिक्षा बेचनी है, ये वाला सामान बेचना है, ये वाले कैप्सूल, इस शाही परिवार के इस बंदे ने ये वाले कैप्सूल लॉन्च करे हैं, इस शाही परिवार ने ये वाला सामान लॉन्च किया है, इस रिश्तेदार की ये वाली मैन्युफैक्चरिंग है। तो सबका पैसा पूरा होना चाहिए। सबके अपने अपने एजेंट हैं, चाहे वो शाही परिवार लगा लो, चाहे वो एडम ब्लॉक लगा लो, चाहे वो CP अरोड़ा के एजेंट लगा लो, सबके अपने अपने एजेंट। वो नामचर्चा घर तो इन कामों के लिए रह गए। नाम की चर्चा तो वहाँ करनी बहुत कम है, बाकी सारी चर्चाएँ वहाँ पर पूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो लग्जरी फैसिलिटीज़ उन्हीं के लिए हैं। अब इन्होंने उसको परमानेंट कैप्चर करने का प्लान हो सकता है बनाया हो, या बनाया भी हो, क्योंकि अचानक से कई नामचर्चा घरों से जानकारी मिली भी, अचानक से उनसे कागज़ मांगने शुरू कर दिए भी, कागज़ों में ठीक ठाक करना है जी कुछ। तो जो लोग उनके गुलाम हैं या जो चापलूस हैं, ख़ास तौर पे एडम ब्लॉक के, जैसे सुरेश मरेजा जैसे, उन लोगों के नाम पे वो चीज़ें कर दो, उनको उनकी पावर ऑफ अटर्नी दे दो, ताकि हमारा काम चलता रहे लगातार। तो ये चीज़ें चलती हैं। अब आपको इस ट्रैक पे भी जागरूक रहना पड़ेगा भी ये सब कुछ हो। लेकिन आप सोचें कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट इस पे काम करेगा, तो एक प्रजापति जी लिख रहे हैं कि कुछ 45 नंबर बहन और भाई एक साथ आए, क्या सही मायने में बहन और भाई एक साथ पहले ब्लॉक में जाया करते? इस पर स्पष्टीकरण हो तो दे जी। कायदे से ब्लॉकों में बहनों का जाना उतना अलाउड नहीं था, अलाउड नहीं है, लेकिन बहनों का जहाँ जाना अलाउड है वो बहनों की ही मीटिंग में जाना अलाउड है। भाइयों की मीटिंग में बहनों का जाना अलाउड नहीं होता। और भाई और बहन एक साथ तो कभी भी अलाउड नहीं है। इवन व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये कह देते थे IT विंग के ग्रुप्स में कि भाइयों का और बहनों का ग्रुप इकट्ठा नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अब बाद में पता नहीं नियम बदल दिए हों, लेकिन आईटी विंग में ये हुक्म था, जो सेवादार आईटी विंग के इकट्ठे थे। ब्लॉक लेवल पे संगत आपस में इकट्ठा ग्रुप बना लेती है, लेकिन आईटी विंग के जो सेवादारों के ग्रुप होते थे उसमें था, क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर होते हैं तो मर्यादा का उतना ध्यान रखने के लिए भी आईटी विंग के ग्रुपों में ये सब था भी, बहन और भाई अलग अलग हों। और उसके बाद जो ब्लॉकों में था, ब्लॉकों में भी भाई अलग जाते हैं। बहनों का जहाँ बहनें ज़्यादा हैं वहाँ बहनों की नाम चर्चा अलग होती है, इसलिए बहनों के अंदर बहनों की नाम चर्चाओं में बहनों को से बात करने के लिए बहनें 45 नंबर बनाई गई थी। भाई और बहन एक साथ कहीं जाएं ये तो वैसे ही मर्यादा का उल्लंघन है। हाँ, वो क्या होता है कि जब कोई बहनें जाती हैं तो गनमैन के तौर पे या सेफ्टी के तौर पे बुज़ुर्ग थोड़े उम्र में बड़े हों, वो भाई उनकी गाड़ी में आगे बैठ के जाते हैं, क्योंकि फ्रंट सीट पे किसी गाड़ी पे बहनों को बैठ के जाना नहीं होता। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए ये चीज़ आपको समझें कि बहनों का रोल इतना होता है और भाइयों का क्या रोल होता है। और रही बात डेरे के नियम अनुसार 45 मेंबर जाके नाम चर्चाओं में पैसा नहीं मांग सकते। जो ब्लॉक लेवल पे भलाई के काम होते हैं उसमें पैसा इकट्ठा करने के लिए अगर ड्यूटी लगती है तो ब्लॉक के कम से कम 5 लोग, जो पहले से नियम चलता आया है कि ब्लॉक के 5 लोग जो होते हैं वो लोग हों, और उसके बाद वो लोग इकट्ठे जाएं किसी परिवार में और उनके सामने बात रखें भी ये वाला भलाई कार्य हम ब्लॉक लेवल पे करना चाहते हैं, इसमें संगत से प्रमाण इकट्ठा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है भी डेरे में पैसा चाहिए, ये पैसा नाम चर्चाओं में तो बिल्कुल पैसा मांगना बनाए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, नियम है डेरे के, लेकिन वो धीरे धीरे बदल दिए गए हैं, वो अलग बात है। मस्ताना जी धाम नगर नहीं, नगर डेरे के सामने। आप भी नगर में हैं, आपके पास आपके घर के पेपर्स हैं सर, तो आपको मेरे घर के पेपर से क्या लेना है? इसका तो इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। तो वो मेरा घर है, मेरे पेपर्स मेरे पास हैं ना हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है, तो ये जानकारी तो कोई पर्सनल होगी ना, इसका तो साथ संगत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि कहाँ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि डेरे का ये सिस्टम इस तरह से ही पिताई ने जचाया है कि जिसमें कोई भी उसका मिसयूज़ ना करे, कहीं भी गुटबाजी ना हो, इसलिए हर साल मंगीदास और 7 मेंबर बदलने का प्रावधान रहता था कि सात संगत अगर गुटबाजी पल रही है तो सात संगत का चुनाव होगा, सात संगत में सेवादारों का, और उस सेवादारों के चुनाव में अगर गुटबाजी है तो निकल के सामने आएगी। इसलिए कोई गुटबाजी पले ही ना, लेकिन क्योंकि 2017 के बाद कभी कोई बदला ही नहीं गया, और बदला भी वो गया जो थोड़ा बोलने वाला था या जो विरोध करने वाला था, भी गलत को गलत कहने वाला था, तो वो आदमी बदला गया। तो ये सब कुछ है, ये चीज़ें आपको समझनी हैं गौर से, और उसके हिसाब से आगे चलना है। नाम चर्चा घरों के पेपर्स को लेके बात आपकी क्लियर की है। अब इसके अलावा कोई और सवाल आपका रह गया हो तो वो बताएं। कोई सवाल आप लंबा चौड़ा कमेंट ना लिखें, एक लाइन में कोई सवाल हो तो वो पूछ लें, लंबा कमेंट पढ़ने से पहले अगला कमेंट आ जाता है। ये क्लास मैनेजमेंट में लगवा के आए हो आप, शर्म नहीं आती? पिताजी के हक में बोलने वाले आपको गलत लगते हैं? अरे नहीं, कोई नहीं, इनका ज़रा नाम एक बार चांदीराम की जगह इनका नाम डलवा दो, पता चल जाएगा। तो बलविंदर कौर इंसान जी, सवाल पूछने वाले को ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। आप सवाल पूछे हैं तो सही है, आपको तो ब्लॉक नहीं किया हुआ है, बोलो क्या सवाल पूछना है। आप तो ब्लॉक किया होता तो आप लिख कैसे सकते थे ये बात, अब आप लिख रहे हैं तो पूछे क्या सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, फ्लोरा वर्मा जी लिख रहे हैं भी आप नाम चर्चा की बात, ये नाम चर्चा अलग से संगत का मसला है ना, मेरा पर्सनल मसला तो नहीं है यहाँ पे। तो पर्सनल मसले को लेके कोई बात है तो बता, वो करनी नहीं है मुझे। नाम चर्चा इसमें क्या, बलविंदर कौर इंसान, दूसरों को ज्ञान देने से। प्रदीप गोयल सेफ है या उसको कुछ करना पड़ेगा? ये तो जो प्रदीप गोयल जिससे जितनी बातचीत हमारी हुई थी उसके बाद तो वो शायद सतर्क हो गए हैं। हाँ, सविता इंसान जी, शायद आप उन्हीं के घर से हों,
तो वो सतर्क हो गया, वो समझदार होंगे, क्योंकि अब मेरी तो फ़ोन पे उनसे बात हुई नहीं। उसके बाद मेरी तो वैसे भी नहीं हुई, संजीव झा जी की बात हुई थी, उन्होंने उनसे वीडियो लिया था, उन्हीं की बात होती होगी, मेरी फ़ोन पे उनसे कोई बात नहीं हुई है। बाकी सतर्क है, अब तो क्या, अब तो सामने सबके आ ही गया है, फिर भी अपनी तरफ से आप सतर्क रहें, क्योंकि कुछ पता नहीं है। कोई सवाल आपको, डू यू फील नीड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस? नाम तच्चा घरा विच पुलिस लगा दी गई है। मुख्तियार इंसान जी, नाम तच्चा घर में कहाँ की आपको जानकारी है जो पुलिस लगा दी गई है, थोड़ा बता सकते हो? बाकी जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आपको पता हो जी नाम तच्चा घर में कहाँ पुलिस लगाई है, वो बता दें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत हमें लगता नहीं अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो करके देख तो ली है, होता तो कुछ है नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा भी खर्चे, पिछली बार 20-25 हज़ार रुपये खर्च भी दिया, हुआ भी कुछ नहीं, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। उनको खिलाओ पिलाओ, सब कुछ खिला पिला के भेजो, उन्होंने गाड़ियाँ ही देनी है, हमारे पैसे का खा जाते हैं, बोलते कुछ है नहीं। तो नाम तच्चा घर को बिकने से बचाने का उपाय अगर कानून में प्रावधान हो तो बताएं, कुछ करने की ज़रूरत पड़ रही हो। अगर ऐसा कोई राजमणि जी आपके सामने आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जितनी साथ संगत है मिलके एक वो मेमोरेंडम बना लें और डीसी के रिकॉर्ड पे चढ़ा दें कि हम सब ने मिलके पैसा डाल के इसे ख़रीदा है और ये हमने इसको पावर ऑफ अटर्नी दी है, और इसलिए इस नाम तच्चा घर को जब भी बेचा जाए तो ऐसे मेमोरेंडम दे दिया जाए कि किसी को अधिकार नहीं है ऐसा करने का, और वो आप दे के छोड़ दें। और उसके बाद कल को अगर ऐसा कुछ हो तो उस मेमोरेंडम के बिहाफ पे आप कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। इतना मुझे अभी लगता है, हालांकि कानूनी तौर पे मैं कितना सही हूँ ये किसी वकील की राय लेके पता चलेगा, क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन वाले मैटर में लीगल जानकारी मेरी थोड़ी अभी कमज़ोर है। बलविंदर कौर जी, अब सवाल तो आपने पूछा नहीं, आप आपस में भिड़ रहे हैं। अब आप बोलते हैं कि सवाल पूछने पे ब्लॉक कर देते हैं, सवाल आप पूछ नहीं रहे हैं, आप किसी और से ही पूछे जा रहे हैं। तो पूछना चाहते नहीं हैं या फिर बवाल खड़ा करने के लिए आपको यहाँ भेजा जाता है, तो बात वही है। ऐसा क्या मजबूरी है कि विपासना दीदी, शोभा दीदी एक्टिव नहीं है, इनसे ऊपर कौन है मैनेजमेंट में? जिनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। सैदे के मोहन और डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़पुर के सारे ब्लॉकों में, हाँ ये चीज़ मुख्तियार इंसान जी, अगर ऐसा कुछ है, हमें बठिंडा की जानकारी मिली थी, मानसा की तो मिली थी, आप फ़िरोज़पुर और सैदे के मोहन में भी आप बता रहे हैं कि पुलिस वहाँ परमानेंट बिठा दी गई है या पुलिस है ही नहीं, मतलब आगे चली गई है, तो थोड़ी ये और क्लियर कर दें। गुरु पूर्णिमा के दिन पिताजी को श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अजी थोड़ा क्या है, अंग्रेज़ी ज़्यादा पड़ गया, उनको पता नहीं होता कौन सा अक्षर कहाँ इस्तेमाल करना है, और कुछ नहीं है, थोड़ा समझदारी से इस्तेमाल करें। हो सकता है उनके फेसबुक हैंडल को शोभा इंसान के कोई और हैंडल करता हो, तो ये भी हो सकता है। वट श्रद्धांजलि एक्चुअली क्या है, रहमत इंसान जी, एक शोभा इंसान ने कल एक इंग्लिश में मैसेज लिखा था गुरु पूर्णिमा का, उसमें एक ट्रिब्यूट वर्ड यूज़ किया था, भाई ट्रिब्यूट टू पिताजी। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होता है, और यूजुअली ट्रिब्यूट वर्ड होता है जो लोग गुजर चुके हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में भी। जीवित लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता ट्रिब्यूट, डेडिकेटेड होता है। ट्रिब्यूट वर्ड हमेशा गुरु, जो लोग गुजर चुके होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो वो उन्होंने बेवकूफ़ी करी है, उन्होंने पोस्ट में अपने ट्रिब्यूट वर्ड पिताजी के लिए यूज़ किया है। और कोई परमानेंट बिठा दी है पुलिस जी। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते जब हजूर महाराज जी आते हैं? तो फ्लोरा वर्मा जी ऐसा दिल्ली दूर पड़ता है, तो दिल्ली के नज़दीक होते हैं, कोई ना कोई चला ही जाता है। संजीव झा जी गए थे रोहतक जब आए थे पहली बार गुरुजी, तब मैं खुद गया था, और इसके अलावा जब दूसरी बार आए तब 2 घंटे में ही चले गए। मेदांता जब गए थे वहाँ हमारी ओर से 3-4 लोग गए थे, और रहे भी थे 2-3 दिन वहाँ पे सारी निगरानी रखने के लिए, 2-3 दिन वहाँ रुके भी थे। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते, ज़रूरी नहीं भी हर जगह मैं ही जा पाऊँ। तो जो भी है, हमें तो फ़िलहाल इतना भी साथ संगत तक जानकारी पहुँचनी चाहिए, बस उतने, या साथ संगत को पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट कोई बात उनसे छिपा रही है, बस इतना ही हमारी जिम्मेदारी होती है कि कुछ नई कोई साजिश ना पनपे पिताजी के ख़िलाफ़। और कोई सवाल आपका आखिर में? पिताजी की तबीयत कैसी है जी? नानू राम इंसान जी, अभी मैं इस समय तो कुछ नहीं कह सकता,
कि कैसी है, उम्मीद है सही होगी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक। शारीरिक तौर पे कैसी है ये मेरे पास अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ संगत जी, ये सच है कि अगर पिछले 4 साल से हमसे संपर्क नहीं किया पिताजी ने और हमारे लिए कोई वचन नहीं हुए तो फिर हमारा गुरु गलत है, वो कच्चा है। नहीं बलविंदर कौर इंसान जी, आप इसका मतलब गुरु, अगर पिताजी आपसे संपर्क ना करें तो पिताजी झूठे हो गए। तो आप गलतियां चाहे 1000 पाप करते रहें और पिताजी फिर भी बाउंड हैं, अभी आपसे संपर्क करें ही करें। डेरे में अयाशी का धंधा चलाते रहो, पिताजी बाउंड हैं, भी अगर आपसे संपर्क फिर भी करें तो डेरे में आप मर्डर करवाते रहो, डेरे के जरिए आप बम ब्लास्ट कराते रहो, पिताजी फिर भी बाउंड है कि पिताजी आपसे बात करें। आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता अपनी गलतियां मानने का। ये कौन सा तरीका हो, अभी पिताजी आपसे बात नहीं करेंगे तो पिताजी गलत हो जाएंगे। ये आपकी गलत फहमी है, बाउंड नहीं है, कोई आपके ग़ुलाम नहीं है पिताजी। भी आप लोगों जो मर्जी करते चलेंगे एडम ब्लॉक के अंदर और पिताजी आपसे बाउंड हैं, आपसे बात करेंगे ही करेंगे। तो ये बात है। और दूसरी बात ये कि एक और जानकारी सत्संग जी आपको पता हो, क्योंकि बलविंदर कौर जी क्या है कि सत्संग तो ये सुनते नहीं हैं, इनको सत्संग सुनता है सिर्फ एडम ब्लॉक का। अब पिताजी के वचन तो इन्होंने कभी ध्यान से सुने नहीं होते। तो एक्चुअली क्या है कि 17 अगस्त की मीटिंग में पिताजी ने जब ये स्टेटमेंट दे दिया था कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे बता देंगे अभी हम क्या चाहते हैं। इसका मतलब जब पिताजी साथ संगत के सामने वचन दे गए भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर जो बोल रहा है वो पिताजी तो नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी से ही बोला जा रहा है जो बोला जा रहा है। पिताजी का मैसेज तो आ ही नहीं सकता, पिताजी अपने वचन से कैसे फिर जाएंगे। तो अब ये बलविंदर कौर जी साबित कर रहे हैं जी पिताजी अपने वचन से फिर गए। अब ऐसा ना कि ऐसे लोग झूठे हैं जो पिताजी को झूठा साबित करने पे तुले हैं। इनका क्या है, इनको तो भैया शाम को सैलरी मिल जानी है, भी हाँ जी आज का लाइव आ गया है, जो फटाफट अपना शुरू हो जाना ड्रामा करने के लिए और उसके बाद ख़त्म हो जाए, अपना सैलरी ले जाना। आजकल तो वैसे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पेटीएम वगैरह चल जाते हैं जी। तो ये चीज़ है। उसके बाद और कोई सवाल आपका हो? बलविंदर कौर जी की मानसिकता तो अब हमें समझ में आ गई है, क्योंकि उनका दिमाग तो बत्ती गुल है और ये तो साफ समझ में आ रहा है। भाई जी नाले कल एक पोस्ट पाई सी, डेरे आओ ते नाम शब्द लवो। हाँ ये पता नहीं किसने डाली थी, वो पता है वो बहाना वही बना रहे हैं, एक्चुअली सारा कुछ बेस बनाया जा रहा है। और अल्टीमेटली क्या है, ये बरगाड़ी केस में मुझे तो कोई गड़बड़ सी लगती है। अभी ये प्रदीप कलेर के नाम का गोलमाल होना और इस तरह से होना और पिताजी को ज़बरदस्ती बीमार करने की कोशिश करना। चलो हालांकि अपनी पूरी सतर्क हैं इस पर, जितना हमारे बस का है हम तो देख ही रहे हैं। जितना अब तो साथ संगत भी जागरूक है, अपने आप ही कार्रवाई कर देती है। मुझे तो कल बड़ा अच्छा लगा जब एक भाई ने फ़ोन करके बताया कि पहले मैं भी एक चैनल देखती थी पर ये लोग सिवाय निंदा के कुछ नहीं करते, तो किसने इनविटेशन दिया अभी देखो आके। आपको तो नारे लगवाए गए हैं, नाम चर्चा में भी नहीं देखना, फिर कम से कम नारे की तो इज्जत रखो। नारा क्यों लगा के आते हो फिर नाम चर्चाओं में जब नहीं देखना? 50 बार नारा लगा चुके हो, नारे की तो इज्जत करनी नहीं आती। लोगों को शिक्षा देने चले हो कि हम हमारे जैसा भगत कोई नहीं है। तो ये चीज़ बात चल रही थी अपनी कि इन चीज़ों पे हमारी पूरी निगाह है, भी कोई ऐसा चीज़ ना हो। हाँ एक बात की खुशी हुई भी जब मेरे पास मैसेज आया कि हमने तो जी कंप्लेंट फ़ाइल कर दी कोर्ट में भी, गृह मंत्रालय को भी, सारी जगहें। मैंने कहा कम से कम दिखा तो दिया करो क्या कम। मैंने कहा नहीं जी हमने बस अपने वकील से लिखवा के फ़ाइल कर दिया और हमने तो सबसे करा दी, जितने हमारे दोस्त से सबसे फ़ाइल करा दी। तो मैंने देखा तो एक वकील का लिखा हुआ लेटर था उसमें जो उन्होंने भेजा मेरे को बड़ा अच्छा लगा। भी अब साथ संगत बिना, जब उनको जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपने आप समझ जाते हैं भी सरकारी रिकॉर्ड पे कैसे चीज़ें देनी हैं। और यही सतर्क आपको रहना है भी साथ संगत का मिसयूज़ अगर इतनी से सतर्कता आप बरत लें कि कैसे कोई भी खबर है आपके ख़िलाफ़ ना चली जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, आप उसको चला लें, मतलब उसको सरकारी रिकॉर्ड पे दें ताकि सरकार उसका मिसयूज़ ना करे। यही चीज़ें होती हैं। अक्सर क्या है जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो फिर उसमें सरकार उसका इस्तेमाल करने लगती है। तो वो चीज़ हमें देखना है भी संगत का कहीं भी मिसयूज़ ना हो, कोई भी निर्दोष आदमी इसमें ना फंसे। क्योंकि अगर ये वास्तव में प्रदीप कलेर जैसों ने किया है ये ग्रंथ फाड़ने का काम, तो ये आज भी सुबह मेरे को एक सिख भाई मिले जो प्रॉपर नियम से कृपान धारते हैं, सब कुछ करते हैं और वो सब कुछ रखते हैं, लेकिन वो डेरे भी आते हैं। तो संजीव इंसान जी पूछ रहे हैं बलविंदर कौर कौन है?
जी बलविंदर कौर एक फ़र्जी आईडी है, जो कि उसकी कोई असली आईडी को ब्लॉक कर दिया होगा गाली गलौज करने की वजह से, इसलिए अब फ़र्जी आईडी से उतरे हैं और कुछ नहीं है। अब मेरे को सुबह वो मिले सरदार जी और वो बोले कि यार मेरे को तो बड़ा अफसोस लगता है, मैं तो रूटीन में अपना वो भी पढ़ता हूँ, एक छोटी कोई किताब आती है, कहते हैं उसका पाठ करते हैं, थोड़ा आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है वो पाठ, आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है, ऐसा कुछ पाठ होगा। तो वो कहते हैं भी वो मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन मैं नाम भी जपता हूँ भी, मेरे को बड़ा दुख लगता है भी अगर वास्तव में डेरे ने ये किया है, डेरे में एडम ब्लॉक ने ये करवाया तो बड़ा घटिया काम किया है, तो इसलिए भी मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है चीज़ें। अब वही चीज़ हम कहते हैं भी अगर वास्तव में ये किया है तो बड़ा घटिया काम किया है, और किया है तो फिर इसमें भागना क्यों है, इसमें सामने आओ, या तो भाग रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं। जपजी साहब नहीं, ये मुझे पता नहीं जी, वो नाम उन्होंने शायद गुटका साहब, जपजी साहब, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ होगा। आधे घंटे में कहते हो जाता है वो पाठ, आधे घंटे 20 मिनट में, तो कौन सा होता है मालूम नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि PIL पिटीशन की डेट कब लगी है बताना। PIL 12 अगस्त की है, लेकिन सर्कुलर आ गए हैं आगे पोस्टपोन करने के पहले से ही हाई कोर्ट में, हो सकता है वो डेट आगे पोस्टपोन हो जाए, अक्टूबर में शायद चली जाएगी वो डेट, क्योंकि पोस्टपोन हो रही हैं कोरोना की वजह से। आवाज़ आनी बंद हो गई, आवाज़ कैसे बंद हो सकती है, दो माइक लगे हैं। जी तो अब और कोई सवाल आपका हो? हाँ लगभग पौना घंटा हो गया, कोई सवाल आपका हो? भाई ये सात संगत एडम ब्लॉक खुद कंट्रोल कर सकती है, डेरे का काम आसान हो सकता है। नहीं बस आप अमृतपाल जी सतर्क रहो, उसमें क्या है कि जितना आप सतर्क रहोगे ना, जैसे ऐसी चीज़ें आती हैं, साथ साथ आप सरकार की जैसे रिकॉर्ड पे इस बार इन्होंने चढ़ा दी, तो उसमें क्या होता है कि ना तो एक आदमी को टारगेट होता है भी एक आदमी मैनिपुलेट कर रहा है जी, मास्टरमाइंड है, और हर आदमी जब अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है तो उसमें मान लो मेरे जैसा भी है जो कैमरे पे बोल रहा है, मुझे भी लगता है भी यार अब क्या फ़र्क पड़ता है, संगत जागरूक है, उनको कुछ मिलेगा अपने आप ही कार्रवाई कर देगी, तो कोई ऐसा सोचना ही नहीं होता। बस अपना काम तो क्या है भी उन्होंने सारा कुछ कर कर आके मुझे भेज दिया, मैंने आपको फेसबुक पर डाल के दे दिया वही चीज़, हालांकि चलो मैं जिसने भी एडमिन ने डाला वो चीज़ है, तो ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ आपको समझनी है भी, जब अपने 45 मेंबरों को नहीं छोड़ रहे हो तो साथ संगत की तो क्या भी साथ है। जनरेटर की आवाज़ आ रही है पीछे, जनरेटर नहीं है वो AC है, ये थोड़ा AC विंडो AC थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करता है। हाँ तो ये चीज़ें हैं। बलविंदर कौर इंसान जी का थोड़ा दिमाग ज़्यादा खिसका हुआ है। हाँ क्या भी इतिहास तो ऐसे गुरुओं, ऐसा भी हुआ है इतिहास में 6-6 महीने 8-8 महीने गुरुओं को छिपा के रखा जाता था भी उनकी जान को खतरा है। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि संतों के काम तो खुद राम संवारता है, लेकिन फिर ये सिक्योरिटी वाले एडम ब्लॉक वाले बिना मतलब की बंदूकें लेके क्यों घूमते हैं? अगर खुदा आया तो खुदा के दर पे हमला किस चीज़ का हो सकता है? फिर क्यों पंजाब पुलिस से बुला के सिक्योरिटी लगवाई जा रही है नाम चर्चा करो में? कुछ नहीं ना, धंधा सेकना, फिर बोलते हैं ब्लॉक क्यों कर रहे हो? तो नीरज इंसा जी, पिताजी को कोई नहीं फंसा सकता जी, अपने आप उनको तो खुद ही जेल चले गए अपने ऊपर आरोप लगवा के, उनको शौक़ पड़ा था खुद को बलात्कारी के हलवाने का, उनको तो कोई फंसा ही नहीं सकता। हाँ ईमानदार रहेगी तो सिर्फ मैनेजमेंट है भी जिनको सही हैं, बाकी तो सारी गलतियाँ कमियाँ ही पिताजी में थी, मैं उनके ऊपर तो कोई आरोप लगा ही नहीं सकता था, उनके ऊपर तो FIR ही दर्ज नहीं हो सकती थी, उनको तो कुछ हो ही नहीं सकता था ना, वो तो पिताजी ही गलत थे ना आपके हिसाब से कि जो ये सब कुछ करवा गए। मैनेजमेंट तो भी ऊपर से टपकी है, पिताजी मतलब मैनेजमेंट ने पिताजी को बनाया आपके हिसाब से, आपके गुरु तो मैनेजमेंट है। तो आपको पता नहीं क्या है कि कितने पैसे मिलते हैं सब काम करने के लिए, और ऐसे कितना लूट खाया आपने लोगों को। और ये बलविंदर कौर जी को तो अब हटा ही देते हैं, क्योंकि अब क्या है जब हैंगओवर इनका उतरता नहीं है। ये सब चीज़ें क्या है ना, पाखंड है, ये पखंडियों का कुछ नहीं है, इनको खुद कुछ करना नहीं है, और इनको क्या है कि बस भगवान, सामने वाले को भगवान बना दो भी, हमें कुछ करना ना पड़े, जो कोई भी हो भी, जो मर्जी हो भी, पिताजी पे आरोप मर दो,
भी खुद के ऊपर खुद चाहे हम अय्याशी करते फिरें। आपके 45 मेंबर सिरसा में आओ, 10 दिन यहाँ पर रुको, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ कौन कौन से कोठे पे जाके ये अय्याशियाँ करते हैं। आपको एक एक का दिखा दूंगा, किस किस कौन कौन सी लेडी किस किस के साथ कहाँ पे गलत काम करती है और कैसे डेरे के ये प्रबंधक बने बैठे हैं, कहाँ कहाँ से गुड़ियाँ खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं, सबका पता है। यहाँ पे पूरा धंधा और ही चलता है। लेकिन आपको क्या, आपको इनके पैर पकड़ने क्यों? क्योंकि आपको हर सुबह शाम इनसे दिहाड़ी मिलती है, आप भी इनके साथ इनके जैसे ही हैं। आपको पता है भी गाली गलौज कर दो, 4 जगह आप कमेंट कर दो, क्या अपना अय्याशी का धंधा चलेगा। अगर पिताजी बाहर आ गए तो भी ये धंधा तो बंद हो जाएगा हमारा, हम तो भगत बने हुए हैं सब कर करके। हालत ये है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन रात, आज नहीं, मैं नाम अभी नहीं बताता, दिन रात हर रोज़ 3 वचनों में गलतियाँ करते हैं हर रोज़। और बाकायदा उनके बच्चों की शादियाँ, उनकी शादियाँ ग्रीनेस की वर्दियों में अभी भी डेरे में होती हैं। और फिर वो अपनी शान से फ़ोटो खिंचवा के पब्लिश कराते हैं, देखो जी इन्होंने ग्रीनेस की वर्दी में शादी करी, ये सब कुछ करी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं और उन्हीं के रिश्तेदार बड़े बड़े भगत हैं, उन्हीं के रिश्तेदार 45 मेंबर भी हैं, बहुत कुछ हैं। तो ये सारी चीज़ें आम हैं, इसमें कहाँ तक दौड़ोगे आप, किस हद तक है। जब उनको पता है उनको धंधा करना है तो क्या कर लोगे। तो ये चीज़ें हैं। अब आप घर बैठे रहो, आपको क्या पता अभी कौन से स्थान पे क्या होता है। या तो फिर यहाँ रह के देख लो, अगर इतने ही ईमानदार हैं, इतने सच्चे हैं, तो अब तक तो वो पूछने नहीं आया, बात ही नहीं करने आया हमसे। अगर इतने ही सच्चे हैं, पिताजी स्टेज से बोलते हैं डेरे के आसपास बहुत सारे लोगों ने गदर मचा रखा है, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, सब भोगेंगे। तो स्त्री पुरुष कौन सा पाप करते हैं आपस में? तो और बहुत सारे कितने होते हैं? जब पिताजी बोल रहे हैं बहुत सारे को 2-4 तो नहीं होते, बहुत सारे डेरे के आसपास। तो डेरे के आसपास क्या है? शासत नामपुरा है, MSG कॉम्प्लेक्स है। इधर अगर पुराने डेरे की बात करो तो हमारी वाले कॉलोनी है, कल्याण नगर है, प्रीत नगर है। तो डेरे के आसपास तो यही चीज़ें हैं जहाँ पे सारे सत्संगी रहते हैं। अब डेरे के आसपास कोई बहुत गुंडे तो रहते नहीं हैं, यही लोग रहते हैं सत्संगी। 90% सत्संगी हैं। नए डेरे के आसपास तो 100% सत्संगी हैं, पुराने डेरे के आसपास 90% सत्संगी हैं। सब जगह परम पिताजी, हजूर पिताजी, मस्ताना जी महाराज के चरण टिके हैं। तो पिताजी फिर ये कहानियाँ किसको सुना रहे हैं? सत्संगी मजलिस में बैठे हुए हैं, सत्संगियों को वचन हो रहे हैं। अभी तुम लोगों ने जहाँ जहाँ डेरे के आसपास रहने वाले लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गदर मचा रखा है। जो बहुत सारे लोग वहाँ आसपास रहने वाले वचनों की काट कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो भी ये लोग आपके ब्लॉकों में आके आपको ईमानदारी का पाठ सिखाएंगे या आपको भक्ति सिखाएंगे? और इन जैसों से भक्ति सीखें हम, क्या फ़र्क पड़ता है? इनको क्या 4 नाम चर्चा घर और खड़े कर लेंगे, इनको तो अपना ऑफिस मिल गया, वो नाम चर्चा घर थोड़ी है। इनको तो बस ये है कि हमारा एक आलीशान ऑफिस बन गया, AC लगा दिया, संगत उसका बिल भरती रहेगी, सारे मिलजुल के हमारे लिए बैठने को स्थान हो गया, और कुछ नहीं है। बढ़िया डबल बेड, बढ़िया कुर्सी मेज़ लगा देंगे। पिताजी ने वहाँ कभी आना नहीं भी, हमारा यहाँ पे बढ़िया ऑफिस बन गया, सेटअप बन गया भी, यहाँ पे हमारी गुटबाजी आराम से चलेगी। ज़रा सा किसी ने विरोध किया नहीं, उस आदमी के पीछे पड़ जाते हैं भी ये तो गद्दार है, ये तो भैया एडम ब्लॉक के खिलाफ़ है, ये तो मैनेजमेंट के डेरे के खिलाफ़ है। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी सारे हट गए, सारे जितने भी लुच्चे लफंगे थे सब आगे 45 नंबर उठा के बना दिए। मतलब मुझे नहीं कोई आज तक ढंग का एक भी आदमी मिला भी चलो कोई लगता हो भी हाँ मतलब, और वो मतलब अभी भी एक्टिव हो। अगर है भी तो वो पीछे ही हट गया, बोला मुझे क्या लेना है, मतलब तुम्हें नहीं लेना। तो पिताजी बेवकूफ़ थे ना, जो हम सब के लिए हमारा समाज सुधारने का काम कर रहे थे। अगर कुछ लेना ही नहीं है तो फिर ऐसे तैसे कराने आए थे डेरे में? क्यों आए थे पिताजी से मदद मांगने? क्यों आए थे पिताजी की शरण में कि हमारी बीमारियां सुधार दो, हमारे कर्म बदल दो, हमारे घर के कलह क्लेश मिटा दो? तो सारी चीज़ें हैं, कहाँ किस हद तक जाओगे, क्या कुछ आओगे, जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एहसान फरामोश हैं, दोगले लोग हैं, अपने पे बनाएगी तो कूदने लगेंगे जी हमारे को बचाओ बचाओ बचाओ। डेरे के प्रबंधक हैं, मेरे ही पास उठ के आए थे 25 अगस्त के बाद। डेरे की प्रबंधकों में, कागज़ों में जो प्रबंधक हैं, मेरे ही पास उठ के आए थे जी हमारे गड़े पे बनाई जी हमारे को बचाओ। एडम ब्लॉक तो हमारे को बचाएगा नहीं, एडम ब्लॉक के जो ऊपर के प्रबंधक है ये नहीं हमारे को बचाएंगे, आप हमारे को बचा लो, आप हमारे को बताओ कैसे हम कानूनी कार्रवाई करें। तब क्यों आए थे? अपने पे बनाई तो बड़ा दौड़ने लगते हो, फिर तो बड़े पैर पकड़े थे आपने। तब तो मेरे लिए काजू किशमिश बादाम बड़े लेके आए थे सुनाया से प्रसाद के नाम पे। तो अब जब खुद पे बनाई, जब एडम ब्लॉक को बोलने लगे, अब सब जगह पिताजी गलत होने लगे। तो चीज़ें आपको आम सी ऐसा नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप समझने लगो तो ये क्या है, धंधा है, ये बिज़नेस है। और ये सिर्फ डेरे में नहीं है, ये हर जगह है। नानू राम मिश्रा जी एम्स का वीडियो दिखा दो जी। अब एम्स का वीडियो मेरे पास है भी या नहीं भी, वो संजीव झा जी के पास है,
अब वो दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते, शायद उन्होंने मना कर दिया था कि वो लीगल इशू हो जाएगा कुछ, क्योंकि हॉस्पिटल्स का आप वीडियो नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई और सवाल आपका ऐसा कुछ है नहीं, तो चीज़ें आपको समझनी है। आपको सिर्फ इतना हम बताते रहते हैं कि लीगल कार्रवाई जो हो रही है जैसे जैसे होगी आपको पता चलता जाएगा। सतर्क रहें हर चीज़ पे। जैसे अब इन्होंने बोला पंजाब के अंदर पुलिस लगा दी गई है, हालांकि ऐसी मीडिया में किसी तरह की कोई भी जानकारी सार्वजनिक तौर पे डेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, डेरे की मैनेजमेंट ने या PR नैन जी ने या फिर पुष्पा जी ने, आप अगर हैं उनका नंबर आपके पास है तो पूछो उनसे फ़ोन करके भी डेरे को कहाँ से धमकी आई है, किसने धमकी दी है, कौन से डेरे में धमकी आई है, किस बात पे धमकी आई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अखबार में जारी करो ना, सुरक्षा एजेंसियों को आपने बताया कि नहीं बताया। अगर आपको डेरे के आसपास किसी नामचर्चा घर में पुलिस दिखाई दे रही है तो आप बाकायदा वहाँ फ़ोटो खींच लें कि ये पुलिस आई हुई है, और उस आपके पास आधार है, आपके पास ईमेल है, अब आप सतर्क हैं, उन फ़ोटो को कलेक्ट करें और उठा के इंटरनल सिक्योरिटी विंग होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसको एक ईमेल डाल दें क्या जी हमारे डेरों को लेके कोई धमकी आई है, लेकिन हमारे डेरे की मैनेजमेंट डरी हुई है, वो सार्वजनिक तौर पे मीडिया में ये बात नहीं बोल रही। इंटरनल सिक्योरिटी विंग को हम जानकारी दे दें कि हमारी मैनेजमेंट कंप्रोमाइज़ है, अगर डेरे में साथ संगत के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए आप संज्ञान रखें इस मसले का भी हमारे डेरे में पुलिस लगाई गई है, या पंजाब पुलिस से इस मामले में बातचीत कर लें। सिर्फ इतना है। वो उन्होंने क्या करना, उन्होंने एप्लीकेशन मार्क करके DGP पंजाब को भेज देनी है, उन्होंने लोकल थाने में भेज देनी है। अगर आपके पास अगर वाकई में ऐसी कोई धमकी आई होगी तो ऑब्वियसली आपको कांटेक्ट करेंगे भी, ठीक है जी आपकी जानकारी ले ली गई है, कल को साथ संगत से खतरा तो टल जाएगा, पुलिस की जिम्मेदारी है, बकायदा टैक्स किस लिए भरते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें आपको कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकारी काम होता है, सरकारी वो है। हरियाणा में तो नई सर्विस चल गई है अब 112 नंबर की, पंजाब में कौन सी सर्विस है मालूम नहीं। तो आप सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को लिख दो, DGP पंजाब को ईमेल डाल दो कि हमारी मैनेजमेंट डरपोक है जी। हम तो डरपोक नहीं है, हम तो आपको बता दें जी हमको ये बताया गया है, आपने पुलिस डिप्लॉय करी है, हमारे को जानकारी दी जाए जी कहाँ से धमकी आई है, ताकि हम सतर्क रहें, कहीं और भी ऐसी घटना होने की संभावना हो तो हम उसकी जानकारी पुलिस को दे सकें, भी लॉ एंड ऑर्डर देश में स्टेट में बना रहे। आप अपनी तरफ से इंटरेक्शन कर सकते हो पुलिस से डायरेक्ट, ज़रूरत नहीं है अभी आपको एडम ब्लॉक है, इलाका आपका है ना, आपकी नाम चर्चा कर रहा है, थोड़ी अभी हेडक्वार्टर ही करेगा, आप जिला स्तर पे अपने लेवल पे बोल सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ नहीं कहती पुलिस आपको, आप कर सकते हैं। भाई जी आप आपके लीगल केस कहाँ तक पहुँचे जी, जब होगा तब आपको बता देंगे, इस स्टेज पे हैं कि उसके बारे में आपको बताया नहीं जा सकता ओपनली, ठीक है। बाद में जब आपको बता देते हैं फिर बोलते हैं आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए, तो बेटर है अभी हम अभी नहीं बताना चाहते कि हमारे कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं पहुँचे। 45 नंबर चुने थे, सात संगत चुने, पोस्ट ही गायब हो गया जी। कोई और सवाल आपका कोई हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आपको सतर्क रहना है बस। अब आपके पास 2 फ़ोन नंबर एडम ब्लॉक ने दे ही दिए हैं, जो पंजाब पुलिस के अंदर पंजाब पुलिस की मूवमेंट है नाम तक घरों में सिक्योरिटी को लेके है। आप अपनी लोकल संगत है आसपास की, आप इकट्ठे होकर एक ईमेल डालें या एक चिट्ठी डालें DGP पंजाब को या फिर गृह मंत्रालय को, भी हमें बताया जाए कि हमारी मैनेजमेंट हमें नहीं बता रही है कि हमारे इलाके में ऐसी किस तरह की धमकी आई है और किस बंदे ने दी है, किस तरह की धमकी का मॉडल क्या है, ताकि हम अपनी संगत को सतर्क कर सकें, हम खुद भी सतर्क रहें भी किसी तरह की ऐसी वारदात होने की संभावना हो तो हम पुलिस को एडवांस में जानकारी दे सकें, ताकि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में मेंटेन रहे। ये जानकारियाँ आप पोस्ट लिख के पंजाब में अपने पंजाब के लोग अपने फेसबुक पोस्ट पे डाल दें, #DGP पंजाब पुलिस डाल दें ट्विटर पे डाल के, या फिर बाय पोस्ट डाल दें, या फिर सबका आजकल ट्विटर हैंडल होता है उस पर इन्फॉर्म कर दें, अपनी तरफ से रिकॉर्ड पे चढ़ाएं। पंजाब पुलिस अगर आपको जानकारी नहीं देती है और कल को कोई ऐसी घटना होती है तो एटलीस्ट निर्दोष लोग आप फंसेंगे तो नहीं, तो जो फंसेगा फिर वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इस सब में भी उनको कहा गया था, तो ये सब चीज़ हैं। तो संजीव जी का नंबर सेंड करो। संजीव जी लाइव देख रहे होंगे, जिनके पास हो जी संजीव जी का नंबर लिख दें, बात करना चाहते होंगे संजीव जी से बात कर लेंगे। तो आप पंजाब के लोग आप ये कर सकते हैं। और 45 नंबर हरियाणा के उनको समझ आ ही रही है कि कैसे प्रदीप क्लियर को बचाने के लिए उन्हीं के एक रिश्तेदार को बलि का बकरा बनाने की तैयारी कर दी थी, लेकिन वो तो समय रहते पता चल गया। वो अच्छे सेवादार हैं इसलिए शायद पिताजी उनका साथ दे रहे होंगे, बाकी गलत होंगे तो अलग बात है, वो तो हमें पता है नहीं, क्योंकि चांदीराम जी के बारे में हमने इतनी पड़ताल तो करी नहीं है।
जितने लोगों से हमने पूछा है वो लोग तो बताते हैं भी अच्छे हैं, ऐसा कोई पैसा लूटने वाले 45 नंबर नहीं है वो। तो बेटर है। कुछ लोग अच्छे भी हैं लेकिन पैसिव हैं, एक्टिव नहीं हैं, वो अलग बात है। तो ये चीज़ें आप कुछ नहीं बताना चाहते भाई, आपको क्लियर करना चाहिए तो विश्वास होगा आपकी बातों पर। कशिश जग्गा जी, आप विश्वास करें या ना करें, हमारी जो कार्रवाई है वो आपके विश्वास के आधार पे नहीं है कि आप अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर एक आदमी भी नहीं खड़ेगा मेरे साथ मैं तो भी कार्रवाई करूँगा, अगर 1000 खड़ेंगे मैं तो भी करूँगा, 10,000 खड़ेंगे तो भी करूँगा मैं कार्रवाई। मैं इस आधार पे काम नहीं करता भी साथ संगत मेरी बात पे यकीन करे या ना करे, ठीक है। वो आप करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको किसी भी कीमत पे ये बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जितना बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो कोई सवाल आपका और बचा नहीं है, ठीक है। आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरदास बोल लेते हैं, हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। सुमति किसे कैसे देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे ही दे, और तेरी मर्ज़ी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।